अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकंड ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस। ये मैंने पाकिस्तान एकेडमी के पेपर से लिए हैं और ये इंपॉर्टेंट एक गेस्ट पेपर मुझे लगा, तो आप भी इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग क्या करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने जा रहे हैं विदाउट सीइंग द वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही अनएथिकल हरकत है, इससे आपके दिमाग में बातें नहीं बैठेंगी सही से। तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को देख लें जल्दी से। छोटी सी रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है, एक्सटेंसिव नहीं बनाई मैंने, तो आप इस वीडियो को देखें और साथ में इस क्वेश्चंस को याद करने की, लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहला क्वेश्चन है, वाई अमोनिया इज बेस्ट फॉर एक्वेटिक एनिमल एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्वेटिक एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। ठीक है, अब सवाल ये कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है कि इन अमोनिया ही इनके लिए बेस्ट है, अल्लाह ताला ने इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया क्यों रखा है। एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या एक्सक्रीट करना है, अगर हम देखें तो उनके पास बेतहाशा पानी है, तो उन्हें बेतहाशा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट करना है। तो क्या होगा कि अमोनिया की क्या खसूसियत है कि ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेगा और अमोनिया के साथ वो अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट आउट ऑफ बॉडी हो जाएगा। तो ये काम है जी, अल्लाह ताला ने इसलिए अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखा है, इसलिए अमोनिया बेस्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर एक्वेटिक एनिमल। दूसरा सवाल है, वाई बर्ड रेप्टाइल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अब जो बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये लैंड पे रहते हैं, लैंड पे, तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल को अल्लाह ताला ने क्या रखा है, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पे रहते हैं तो इनके पास पानी कम है, तो इनको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है अपना लॉस ऑफ वाटर। यही नहीं कि जो थोड़ा बहुत पानी की बॉडी में वो भी निकाल दें, तो वो मिनिमाइज़ करना है। तो इसलिए इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड होता है और विदाउट वाटर ये बॉडी से पास आउट हो रहा होता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट्स में। उसके बाद है जी, वाई नर्वस कोऑर्डिनेशन इज क्विक एज कम्पेयर टू केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हम ये दो टर्म्स हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है ना न्यूरॉन्स के जरिए ट्रांसमिट होता है, जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पे लेके जाएगा, दूसरा तीसरे चौथे पे, फिर पाँचवें पे, इस तरह से आपके पास इम्पल्स ट्रैवल हो रहे हैं, इम्पल्सिस ट्रैवल हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन। तो जो इफेक्ट इसका आएगा वो लोकलाइज आएगा, जिस जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे लोकलाइज इफेक्ट कर देंगे, समझ आ रही है। और ये जो ट्रांसमिशन है ये वो बहुत क्विकर हो रही है, एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बहुत क्विकर पहुँच जाए। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो मैसेज है वो हार्मोन्स लेके जाएंगे, और हार्मोन्स कहाँ ट्रैवल करते हैं, ब्लड में। ठीक है, तो ये ब्लड में ट्रैवल करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, जब ये ब्लड में ट्रैवल कर रहे होंगे तो इनका जो इफेक्ट है, जो ये काम कर रहे हैं, वो वाइड स्प्रेड होगा, यानी कि ज़्यादा ऑर्गन्स में होगा, ऐसे समझ लें। ठीक है, और इनकी जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ी सी स्लो होगी एज कम्पेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन से ट्रांसमिट होती है और क्विकर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन से ट्रांसमिट होती है और ये लेस क्विकर है। फिर है जी, वाई इज क्लेवेज इन हैंड्स कॉल्ड द मीरोब्लास्टिक एंड द डिस्कोइडल। जो हैंड में क्लेवेज होती है, क्लेवेज मतलब सेल्स का टूटना, तो जो क्लेवेज होती है हैंड में, हैंड, अब यही सवाल वो चिक करके भी दे सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं क्योंकि चिक हैंड का ही बच्चा होता है। ठीक है, तो जो क्लेवेज है हैंड में वो रिस्ट्रिक्टेड होती है उसकी ब्लास्टोडिस्क पे। ब्लास्टोडिस्क एक चीज़ होती है जो आप ऐसे समझ लें कि एम्ब्रियो पे होती है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि जो क्लेवेज हो रही है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टोडिस्क एरिया में हो रही है, इसलिए इसको डिस्कोइडल क्लेवेज कहते हैं। ठीक है, और ये क्लेवेज पूरे योग को डिवाइड नहीं कर देती, पूरा योग जो है उसको डिवाइड नहीं कर देती, इसलिए इसे इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक क्लेवेज भी कह रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। जो यूरिया है वो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होता है लिवर में, किस साइकिल से, ऑर्निथीन साइकिल से। ऑर्निथीन साइकिल इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन एज इन द शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आपको आनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कंबाइन करेंगे ऑर्निथीन के साथ और सिट्रुलीन बनाएंगे। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कंबाइन करेंगे ऑर्निथीन के साथ और सिट्रुलीन बनाएंगे, फिर सिट्रुलीन कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में, और फिर आर्जिनिन के अंदर क्या ऐड होगा, वाटर ऐड होगा और बन जाएगी वो यूरिया। समझ आया, और ये साइकिल अपने आप को रिपीट करती रहेगी ताकि मोर एंड मोर यूरिया बनता रहे। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और निथीन बनाएंगे सिट्रुलिन, सिट्रुलिन कन्वर्ट होगी आर्जिनिन में और आर्जिनिन में वाटर लगेगा तो बन जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज पेप्टाइड हार्मोन एक्शन डिफरेंट फ्रॉम द स्टेरॉइड हार्मोन। दो टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन नाम से पता चल रहा है प्रोटीन से बने होते हैं और इनको, अच्छा जो सेल वॉल है ना वो लिपिड होती है, सही है, लिपिड लिपिड होता है ना उसमें, तो क्या होता है कि प्रोटीन उसके अंदर ऐसे ही नहीं चली जा सकती, तो क्या होगा कि ये प्रोटीन से बनी है तो इसको सेकंड मैसेंजर चाहिए होगा। जब ये हार्मोन किसी सेल पे एक्ट करना चाहेगा तो इसे एक सेकंड मैसेंजर चाहिए होगा जो अंदर अंदर इसका मैसेज लेके जा सके, सही है, पास होने के लिए इसको क्या चाहिए, सेकंड मैसेंजर। जबकि जो स्टेरॉइड हार्मोन है, जो लिपिड इन नेचर है, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेकंड मैसेंजर, क्योंकि वो तो खुद लिपिड है ना, तो इसको अंदर आने देंगे अपने साथ। ठीक है, तो ये कम इनसाइड डायरेक्टली। हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प इन सॉल्विंग क्रिमिनल केसेज। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्रिमिनल केसेस में, आपने फिल्मों ड्रामों में भी देखा होगा
कि बहुत सारी क्राइम सीरीज़ में फिंगरप्रिंट से हम पता लगा रहे होते हैं। तो कैसे हमें पता है, शॉर्ट में आंसर दें, जितना बता सकते हैं आप उतना बताएं, पूछा है जितना, कि हमें पता है हर ह्यूमन बीइंग का डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स हैं, तो इसलिए हम पता लगा लेते हैं कि भाई ये डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स हैं तो किसके होंगे, हम फिंगरप्रिंट मैचिंग से पता लगा लेते हैं। तो बस इतना याद रखें कि हर ह्यूमन बीइंग का डिफरेंट फिंगरप्रिंट पैटर्न्स हैं, और अगर आप पूरा याद भी रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी बुक से, लेकिन बस इतना भी रख लें तो काफ़ी होगा। तो इस फिंगरप्रिंटिंग से हम क्रिमिनल केसेस सॉल्व कर सकते हैं, पेरेंटेज की जो प्रॉब्लम है, एडॉप्शन की प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व कर सकते हैं। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट कॉजेज एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन। जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो स्पोर्ट्स खेलता है, क्रिकेट मैन हो गया, डिफरेंट स्पोर्ट्स वाले हो गए, उनमें जो मसल कॉन्ट्रैक्ट एबनॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, क्यों होता है? अच्छा, वो सवाल जिन पे आप हेडिंग डाल सकते हैं तो उन पे हेडिंग डालनी है, जिन पे नहीं डाल सकते तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अब इस पर डल सकती थी। क्या हेडिंग डल सकती थी? कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन की हेडिंग डाल सकती थी, तो मुझे डालनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ब्लू से हेडिंग डाली, कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, और फिर कॉजेस लिख दिए। क्या? क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी बॉडी से बहुत सारा बॉडी वाटर लॉस्ट हो जाता है, इसलिए एबनॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, खुद ब खुद कपकपी होती है, शेकिंग होती है, टेक्निक, क्रैम्प्स। एबनॉर्मेलिटी इन कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, उनमें सोडियम की कंसनट्रेशन हो गई, पोटेशियम की कंसनट्रेशन हो गई, कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनकी कंसनट्रेशन डिसबैलेंस होती है तो आपके पास हो जाता है। लो ब्लड शुगर लेवल, उनके जो शुगर लेवल्स हैं वो लो होते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। एबनॉर्मली रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू मसल, उनका जो मसल्स है ना, उनमें अब जब हमारे पास वो जो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, भाग दौड़ कर रहे हैं तो उसमें उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उनको क्या करना है, उनको करना है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या एक्युमुलेट, क्या जमा होने लग जाएगा, लैक्टिक एसिड। सही है। इस लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल होती है और ब्लड फ्लो भी कम रिड्यूस जा रहा होता है। फिर है जी, वाई डू स्केलेटल मसल शो फटीग आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। मसल फटीग क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं और फिर बताएंगे कि स्केलेटल मसल क्यों फटीग शो करती है। प्रोलॉन्ग्ड और हैवी एक्सरसाइज के बाद होता कुछ ऐसे है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सही है। तो क्या होने लगता है, हमें स्विच ऑन करना पड़ता है एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी हम करते हैं तो उसका ये साइड इफेक्ट है कि उस पर लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाते हैं, और ये लैक्टिक एसिड जमा होकर हमारी मसल को फटीग कर रहे हैं। मसल को फटीग से मुराद के थकन, टायरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वही बात बताई हुई है कि एक्सरसाइज के दौरान कम ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिसकी वजह से सेल को एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ रही है, और इस वजह से फॉर्मेशन पहले बन रहा है और फिर एक्यूमुलेट हो रहा है लैक्टिक एसिड। अब सवाल है, हाउ फीवर इज़ हेल्पफुल फॉर ह्यूमन। फीवर का नाम तो हमने हमेशा बुराइयों में ही सुना है कि बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन फीवर हमारे इंसानों के लिए बहुत, यकीन जानिए, बहुत काम की चीज़ है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि जो स्लाइट या कम मॉडरेट फॉर्म ऑफ फीवर है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन फीवर हमारे इंसानों के लिए बहुत, यकीन जानिए, बहुत काम की चीज़ है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि जो स्लाइट या कम मॉडरेट फॉर्म ऑफ फीवर है, उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ प्रिवेंट होती है, यानी बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकता ज़्यादा अगर फीवर हो। तो इसलिए हमारे पास मॉडरेट फीवर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स क्लास में दोबारा रख दूं, तो मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्लास जो कंडक्ट की गई थी, शेड्यूल की गई थी, वो मैं दोबारा रख रही हूँ। आपका फिजिक्स का पेपर है 5 जून को, राइट? तो हम ये क्लास रख रहे हैं 2 जून को, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। आप 1 जून को उर्दू का पेपर देकर आएंगे और 2 जून को सुबह में हम ये क्लास रख रहे हैं। इसमें कवर क्या होगा? कवर होंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे, 15 न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आ सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि पेपर में कौन से न्यूमेरिकल्स से आना है, या पेपर में न्यूमेरिकल्स से आना है या नहीं आना, क्या सीन है। तो हमने क्या करना है, 15 न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे हम उसमें, और आपको सिखाएंगे भी। ये एक जूम की ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आपने लिंक पे जाके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। इसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है। तो आप में से जो सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करवाएं जो ये फ़ीस पे कर देंगे। फ़ीस कहाँ पे करनी है वो आपको मैं उस वक्त बताऊँगी जब आप उस फॉर्म में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है जी, तो आप, आई होप आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ये फिज़िक्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी।